Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic, Earth's magnetism. From third unit, magnetic effects of current and magnetism of third chapter, magnets and Earth's magnetism. In this chapter, the first portion, magnets, we have successfully done. Now the second portion starts Earth's magnetism. That means our Earth is behaving like a magnet. That we will discuss in this topic. How the Earth will behave and how the small bits of iron, cobalt, nickel attracted towards the Earth. So, starting the first of all, how it starts. तो starting से चलते हैं. In 1600 century, in 1600, Sir William Gilbert observed it. He was performing an experiment and suddenly he noticed that a bar magnet hanging freely is always lying in the north-south direction. Always. He disturbed it. But after some times he always align in the north-south direction of Earth. वहीं से शुरुआत हुई हमारे पास में अर्थ मैग्नेटिज्म की. बेसिकली विलियम गिलबर्ट ने सिर्फ ऑब्जर्व किया इस चीज को कि एक बार मैग्नेट है और वो बार मैग्नेट जो है फ्रीली सस्पेंडेड, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब ऐसा ही क्यों है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्यों नहीं था? तो उसने उसके पीछे स्टडी करनी स्टार्ट कर दी. उसने एक डिक्लेयर कर दिया कि अर्थ इज इटसेल्फ ए बार मैग्नेट, कि अर्थ जो है वो खुद में ही एक बार मैग्नेट है. इटसेल्फ इज ए बार मैग्नेट, ह्यूज बार मैग्नेट. बेसिकली बहुत बड़ा बार मैग्नेट है अर्थ खुद में. अब उसने इसके पीछे, अब कहने से तो कोई चीज नहीं मानी जा सकती, तो उसने अपने स्टेटमेंट दिए कुछ, और वो दो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो थे उसके पीछे आगे स्टडी स्टार्ट हुई कि अर्थ में भी मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है. और वो स्टेटमेंट क्या दिए सर विलियम गिलबर्ट ने? फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इफ वी ब्यूरिड ए सॉफ्ट आयरन रोड को अगर ब्यूरिड करते हैं इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, किधर करते हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इसका मतलब उसमें कुछ मैग्नेटिज्म आ जाता है. यानी वो भी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. दैट मीन्स उसमें भी कुछ मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, ब्यूरिड करते हैं, जमीन के अंदर डिग करके उसको दबा देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इसका मतलब वो जो सॉफ्ट आयरन रोड थी वो एक मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है. तो वो कैसे हुआ कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इसके थ्रू पास हो रही होंगी तो इसके पर्टिकुलर डायपोल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, उसकी वजह से इसमें भी क्या आ गया? मैग्नेटिज्म आ गया. तो फर्स्ट केस स्टेटमेंट इसने ये दिया कि अर्थ भी एक ह्यूज बार मैग्नेट है. तो फर्स्ट जब एक्सपेरिमेंटली किया तो ये वेरीफाइड था. दूसरा पॉइंट इसने कहा न्यूट्रल पॉइंट्स. क्या कहा इसने? न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में. अब ये न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ क्या होते हैं? न्यूट्रल मतलब जो चीज जीरो हो, बेसिकली कोई भी इफेक्ट ना हो. तो यहां पे मैंने कहा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी. तो उन पॉइंटों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स. अब किस किस की नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी? सपोज करते हैं ये एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके सराउंडिंग में. अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जहां पे इक्वल होंगी, अपोजिट होंगी, उन पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट. जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जीरो. अगर हम अर्थ को एक ह्यूज बार मैग्नेट नहीं कंसिडर करते तो कोई भी मैग्नेट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे की वजह से कैंसिल आउट तो होंगी नहीं जब ये इंडिविजुअली यहाँ पे प्रेजेंट है. तो इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें न्यूट्रल पॉइंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में मिलते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? कोई बार मैग्नेट है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को काउंटर करते हैं, उसकी वजह से कुछ पॉइंटों पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स. तो ये न्यूट्रल पॉइंट भी ऑब्जर्वेशन में आने का मतलब है कि हमारी अर्थ जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगी?
पार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो इसने 2 स्टेटमेंट दिए और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और इसी के बाद से हमारी जो मैग्नेटिज्म पढ़ने की स्टडी थी वो एक नई कैटेगरी में डाल दी, एक ब्रांच बना दी गई फिजिक्स की, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। देखते हैं इस चीज को यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, शॉर्ट में करते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, about magnetism of earth is called दो नामों से बोलते हैं इसे। एक कह सकते हैं जियोमैग्नेटिज्म, जियो मीन्स जियोग्राफी वाला जियोमैग्नेटिज्म, और दूसरा ये जनरली सरफेस के ऊपर ही होता है अर्थ के, तो इसका मतलब ज्यादातर इफेक्ट हमें स्टेट पे दिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी कहलाता है। बेसिकली अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो ब्रांच होगी, इस ब्रांच को ही हम पढ़ने लगे अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसको बोल सकते हैं जियोमैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आप कभी ये सोचो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट सरफेस ऑफ अर्थ बहुत वीक होती है, कम होती है, और नियरली कितनी होती है 0.1 गोस। अब आपको गोस याद आएगा, जब हमने यूनिट डिस्कस की थी मैग्नेटिक फील्ड की, तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में थी गोस, अदरवाइज क्या होती है टेस्ला। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नियरली 10⁻⁵ टेस्ला, क्योंकि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गोस। तो यहाँ पे 0.1 था, इसलिए कितना हो जाता है 10⁻⁵ टेस्ला। बेसिकली जो स्ट्रेंथ है सरफेस ऑफ अर्थ पे वो हर जगह पे अलग अलग होती है। नियरली जो रेंज होगी वो 10⁻⁵ टेस्ला 0.1 गोस के करस्पॉन्डिंग होती है। अगर हम बॉम्बे की बात करें तो यहाँ पे 3.5 गोस के नियर अबाउट होती है, जो हम पढ़ते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है, 0.35 गोस, दैट मीन्स 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अभी कितनी रेंज तक होती है बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो अर्थ जो है वो सिर्फ सरफेस पे नहीं है, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है। सरफेस पे तो है ही, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होगी, और कितनी डिस्टेंस तक प्रेजेंट होगी, नियरली हम कह सकते हैं 5 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर हुआ? अब 5 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6400 किलोमीटर, इसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो नियरली वैल्यू आती है 32,000 किलोमीटर। यानी सरफेस ऑफ अर्थ से 32,000 किलोमीटर तक क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की। हालांकि जितना ज्यादा जाएंगे उतनी ही वीक होती जाएगी, बट अप टू दिस लिमिट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है अर्थ की। इसी की वजह से अगर सन रेडिएशंस में कुछ हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, कॉस्मिक रेज ज्यादा आती हैं, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स को अफेक्ट करता है। और जितनी भी हमारे सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, यानी उनमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है, उनको इफेक्ट करते हैं। इसलिए कुछ टर्म्स तक हमारे पास में सिग्नल में डिस्टर्बेंस आती है अगर कोई सोलर स्टॉर्म आता है तो उसकी वजह से, क्योंकि वो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट्स को अफेक्ट करता है ज्यादा। तो यहाँ पे ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इससे छोटा क्वेश्चन तो कुछ ऐसा जनरेट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेस था बिल्कुल अर्थ मैग्नेटिज्म को जनरेट करने का। ठीक है, आगे आगे इसमें हम एक्सटेंड करेंगे, अभी क्या क्या पढ़ते हैं देखते हैं आगे। हाँ, तो अब देखते हैं हमारे पास में अर्थ मैग्नेटिज्म में ही बेसिक कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म की अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2-3 थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी जो हमें प्रोवाइड की वो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्रैकेट। एक प्रोफेसर ब्रैकेट थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रोवाइड की, उसके अकॉर्डिंग अर्थ का कुछ पार्ट हम मान सकते हैं कि मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, एवरी सब्सटेंस वो मेडअप होता है, हमें पता है बेसिक अगर हम क्लासिफाई करें, इनको सब कैटेगराइज करें तो किस में कन्वर्ट होता है, एवरी सब्सटेंस मेडअप ऑफ
किससे बना होता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, और हमारे इस प्रोफेसर ब्रैकेट के अकॉर्डिंग बेसिक कोज क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं अर्थ पे, वो सारे के सारे एक्सिस के साथ क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करेंगे तो इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करेंगे। तो ये चार्ज्ड है, और चार्ज्ड है तो इसका मतलब ये क्या जनरेट करेंगे? सर्कुलेटिंग करंट। क्या जनरेट कर रहे हैं? बेसिकली सर्कुलेटिंग करंट, यानी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड करंट। तो ये भी अपने सर्कुलर पाथ में करंट को प्रोड्यूस करेंगे। अब जहां पे भी करंट था उसकी स्ट्रेंथ हम मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैं कहूं कि करंट कैरिंग लूप है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये सर्कुलेटिंग करंट क्या जनरेट करेंगे? मैग्नेटिज्म। और ये किसके थ्रू है? अर्थ के सब्सटेंस। इसका मतलब ये क्या जनरेट कर रहे हैं? बेसिकली अर्थ मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसका मतलब प्रोफेसर ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बेसिक कोज है किसका? अर्थ मैग्नेटिज्म का। तो एवरी सब्सटेंस मेड अप ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, और वो सर्कुलेटिंग करंट जनरेट करेंगे, और करंट जहां पे होगा उसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेटिक फील्ड होंगी। तो प्रोफेसर ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ये था। लेकिन ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे कई अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या रीजन रहे। सेकंड जो था वो एक रीजन जो बताया जाता है, वो बताया जाता है कि हमारी जो आउटर लेयर है ऑफ एटमॉस्फेयर, आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन सी आउटर लेयर? आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे आयंस होती हैं। आयंस क्यों होती हैं? क्योंकि सन की जो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, जैसे इसको अर्थ मान ले, आयनोस्फीयर सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, नियरली 400 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले सन की रेज आएंगी, और रेज कौन सी होती है? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज में एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो जितनी भी यहाँ पे गैसेज होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं? आयनाइज कर देते हैं। इसलिए वहां पे जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे वो सब किस फॉर्म में होंगे? आयंस में। अब आयंस है तो हमें बेसिकली ये भी पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो उसके साथ साथ हमारा आयनोस्फीयर भी रोटेट कर रहा होगा, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर का, इस अर्थ का ही पार्ट है एटमॉस्फेयर। तो जब अर्थ रोटेट कर रही है इसका मतलब आयनोस्फीयर भी रोटेट कर रहा है। इसका मतलब जो आयंस है वो भी रोटेट कर रहे हैं, और आयंस रोटेट करेंगे, आयंस रोटेट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब ये आयंस रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होगा। और सर्कुलेटिंग करंट है तो इसका मतलब वापस से वही कंसेप्ट आ गया, जहां पे भी करंट होगा वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिज्म। और दिस इज द मेन कोज ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। तो इसने भी एक रीजन बताया कि आयनोस्फीयर है उसकी वजह से क्या होता है? बेसिकली जियोमैग्नेटिज्म प्रेजेंट है। अगर आयनोस्फीयर नहीं होता तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो मैग्नेटिज्म इफेक्ट नहीं होता। इसको भी थोड़ा कम ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आयनोस्फीयर में आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा वेरिएशन आना चाहिए, जबकि इतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। तो इस थ्योरी को भी हम ज्यादा स्टडी नहीं करते, बट ये भी एक रीजन हो सकता है, भले ही इसकी वजह से कम इफेक्ट आता हो। अब नेक्स्ट आता हमारे पास में थर्ड, इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि हमारी अर्थ की कोर जो है, अर्थ कोर जो इनसाइड का पोर्शन है, अर्थ के अंदर जाते हैं तो हमें पता है कि जितना हम डिग करते हैं उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो वहां पे जो कोर है वो हॉट भी है और मोल्टन स्टेट में भी है। जितना ज्यादा अर्थ के कोर की साइड में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? हॉट भी है और मोल्टन भी है, यानी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। तो इसके पीछे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आयंस हैं, आयंस ऑफ आयरन एंड निकल सबसे ज्यादा जो इनसाइड में कोर में मिलती है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। तो आयरन और निकल हमें मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ आयंस, क्योंकि हॉट है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये आयंस की फॉर्म में मिलते हैं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन था, तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसका मतलब सारा पार्ट ही रोटेट कर रहा होगा, तो ये आयंस भी क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। और ये रोटेटिंग आयंस जो है, रोटेटिंग आयंस ये क्या जनरेट करेंगे? सर्कुलेटिंग करंट। क्या जनरेट करेंगे? सर्कुलेटिंग करंट। और जहां पे भी करंट होगा वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिज्म।
तो इसको हम मानने लग गए दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। क्या है ये बेसिक कॉज ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है कि हमारी जो मोल्टन स्टेट थी उसमें आयंस थे, आयंस रोटेट कर रहे हैं अर्थ के साथ में, इसका मतलब करंट जनरेट हो रहा है सर्कुलर में, और करंट जहां पे भी होगा वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। दैट्स व्हाई आवर अर्थ इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे इसका बेसिक कोज था। इसको हम ज्यादा मानते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दो और एग्जांपल देखते हैं। मून पे जब हम फोकस करते हैं तो मून पे इतनी सरफेस हॉट नहीं है क्योंकि साइज में भी कम है, तो उसका कंप्लीट जो पोर्शन है इनसाइड का वो कोल्ड पोर्शन में ठंडा है। इसका मतलब मून में कोई कोर मोल्टन स्टेट में नहीं है, नो मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट नहीं है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो जब हमने मून पे ऑब्जर्वेशन किया तो वहां पे नो मैग्नेटिक फील्ड थी, नो मैग्नेटिज्म, वहां पे कोई मैग्नेटिज्म प्रेजेंट नहीं है मून के ऊपर। दूसरा जब एग्जांपल लिया गया तो वेनस का लिया गया। वेनस की जो रोटेशन की स्पीड है, ठीक है, वो कम है, तो रोटेशन कम होगा तो इसका मतलब करंट जो होगा वो कम होगा, करंट कम होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, कम। तो स्लो रोटेशन है, स्लो रोटेशन। अब स्लो रोटेशन होगा दैट मीन्स वहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी, कम होंगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो वीनस पे एक्चुअल में वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलती। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो जुपिटर को ऑब्जर्व करते हैं, तो जुपिटर को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे फास्ट रोटेशन रेट है, फास्ट रोटेशन। वो जो प्लेनेट है जुपिटर वो सबसे ज्यादा फास्टली रोटेट कर रहा है, और फास्टली जब रोटेट कर रहा है तो वहां पे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब जुपिटर पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी। इसलिए हम सबसे ज्यादा जो थ्योरी को एक्सपेक्ट करके मान के चलते हैं ज्यादा करेक्ट, वो हमारे हॉट एंड मोल्टन स्टेट ऑफ कोर की वजह से जनरेट होता है। इसी की वजह से हम आगे डिस्कस करेंगे कि अर्थ के पीछे हमें रीजन तो पता चल गई कि कैसे मैग्नेटिज्म बिहेवियर होता है। अब आगे देखते हैं इसके जर्नल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। हाँ तो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे जर्नल फीचर ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कि हमने अभी पढ़ा था कि जर्नल फीचर्स बेसिक क्या थे, क्यों, कोज क्या था अर्थ मैग्नेटिज्म का। अब जर्नल फीचर, हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल इस फुटबॉल की तरह है बेसिकली, ठीक है। इसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये नॉर्थ पोल है, जैसे इसको हम कहें कि नॉर्थ पोल है तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, जस्ट साउथ पोल होगा। ऐसे ये नॉर्थ ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये साउथ है। ज्योग्राफी मीन्स जी के लिए हमने सफिक्स यूज किया ज्योग्राफिकल। जो बीच में एक लाइन होती है बिल्कुल 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, तो वो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, जिसको हम 0 डिग्री में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर। 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री डाउन में होता है साउथ में, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो बेसिक था, वो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, हम ज्यादा उसमें बेसिस में नहीं जाते, हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक को। अब जो हमारा अर्थ है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो जैसे मैंने ये ब्लू लाइन डिजाइन किया है, ये अर्थ में हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं कि ये एक ह्यूज बार मैग्नेट जो है वो इसके इनसाइड में। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मोल्टन स्टेट में होता है। हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे हमारी अर्थ का साउथ है मैग्नेट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमारी अर्थ का क्या है, नॉर्थ पोल है। साउथ साइड में नॉर्थ पोल होता है और नॉर्थ साइड में अर्थ का साउथ पोल होता है। लेकिन हमारा जो, अगर मैं एक बार मैग्नेट लेके आऊं तो बार मैग्नेट बेसिकली क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कहीं पे हम बार मैग्नेट या कंपास नीडल को रखेंगे तो वो जिस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नॉर्थ की तरफ, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, नियरली ज्योग्राफिक की तरफ नॉर्थ पोल जो होगा हमारी कंपास नीडल को साउथ को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम उस साइड को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारी जो अर्थ के अंदर बार मैग्नेट होगा वो इस तरीके से होगा, तभी अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। इसलिए हमारा जो कंपास का नॉर्थ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही होता है, और साउथ जो होता है हमारी कंपास नीडल का वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ ही होता है, क्योंकि अपोजिट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखें कि ये एक्सिस नॉर्थ पोल था ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग साउथ, एक लाइन है जो इन दोनों पोल्स को मीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस।
जो इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन होगा, अगर मैं यहां से ये कहूं कि ये वर्टिकल प्लेन है यहां तक, तो इस वर्टिकल प्लेन को ऐसे बिल्कुल जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर था उसको क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक इक्वेटर। ऐसे ही हमारे जो अर्थ का मैग्नेट था, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इनको अगर हम मिलाएं इन दोनों पोल को तो वो क्या कहता है, एक्सियल लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस है तो इसका मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर भी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो लार्ज एन सर्कल हम बनाएं इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर की। अगर मैग्नेटिक के टर्म्स में मानते तो ये इक्वेटर होता, यहाँ पे इस टर्म्स में हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ये जो एन लार्ज सर्कल होगा इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो यहाँ पे ज्योग्राफिक भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है। दोनों के बीच में लगभग अगर देखा जाए एक्सिस का रोटेशन तो 11.3 डिग्री का टिल्टेड होता है। जो हमारी जिस एक्सिस पे हमारी अर्थ रोटेट करती है, दैट मीन्स ज्योग्राफिक पे इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रही है। तो दोनों एक्सिस, जो मैग्नेट का था वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, बिल्कुल इस पे, वो थोड़ा सा साइड में है टिल्टेड। उसके लैटिट्यूड अगर देखें तो हमारी अर्थ का जहां पे साउथ पोल होगा उसके लॉन्गिट्यूड होंगे 71.8 डिग्री वेस्ट, क्योंकि इस लाइन से हम वेस्ट डायरेक्शन में 71.8 डिग्री इसके इधर आएंगे वेस्ट में। इस इक्वेटर से ऊपर कितना जाएंगे, 79.74 डिग्री नॉर्थ। तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी जहां पे हमारी अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल मिलेगा। और नॉर्थ पोल की अगर बात करेंगे तो वहां पे लॉन्गिट्यूड 108 डिग्री 2 ईस्ट में है, क्योंकि अब ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। लैटिट्यूड साउथ में आ रहे हैं सेम। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 71.8 डिग्री वेस्ट है इधर, और ये कितना है 108। इसका मतलब जो हमारा साउथर पार्ट होगा, यानी कि ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिक साउथ से ज्यादा दूर होगा कंपेरेटिवली टू ज्योग्राफिक नॉर्थ से और साउथ, मैग्नेट का साउथ। यानी ये कम डिस्टेंस होगी, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। लैटिट्यूड देखें 79.74, यहाँ पे भी लैटिट्यूड देखें 79.74। तो इस इक्वेटर से जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे, लेकिन जितना इधर लेफ्ट साइड में था उससे ज्यादा क्या होगा, राइट साइड में। तो ये हमारे जनरल फीचर्स थे। अब एक टर्म्स आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक एक्सिस हमें पता है, अगर मैं एक प्लेन पास करूं, जैसे हमने फुटबॉल को माना था, ये जियोग्राफी के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल था, इसके नीचे साउथ। मैं एक पेज जो है वो इसके बीचों बीच पास कर दूं ऐसे वर्टिकली, बिल्कुल ऐसे, तो इस प्लेन को, लाइन को तो क्या बोल रहे थे, एक्सिस बोल रहे थे। इस पूरे प्लेन को जो इसके एक्सिस के थ्रू पास हो रहा था, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन, क्योंकि हम जियोग्राफी के अंडर में है। अगर मैं मैग्नेट के अकॉर्डिंग इस मैग्नेट की टर्म्स में नॉर्थ साउथ पोल एक्सिस से ऐसे ही एक प्लेन पास कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन मतलब होता है बेसिकली एक प्लेन, ठीक है, एरिया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक प्लेन पास कर दें वर्टिकल तो उसको क्या बोल दिया जाता है, मैग्नेटिक में पास करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफी में पास करेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। तो वो टर्म्स थी। यहाँ पे इस टर्म को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई किया है। ये एक्सिस जो है वो ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक हमारी जियोग्राफिक एक्सिस है, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग माने तो, और एक हमारी क्या है, मैग्नेटिक है। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर विजिबल हो गए, ये इस तरीके से, ये है जियोग्राफिक वाली और ये क्या है, मैग्नेटिक। तो दोनों प्लेन के बीच में जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, या जियोग्राफिक मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल देखेंगे कितना आएगा, 11.3 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल जो है वो 11.3 डिग्री। हमारा जो मैग्नेट होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही काम करता है, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास में इस टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारे पास में एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अब थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या इफेक्ट आता है। So our next term is, most important term is magnetic elements or elements of Earth's magnetism. So first question comes in our mind there, what is magnetic element or elements of Earth's magnetism? In definition, magnetic element of Earth at a place are the quantities. Basically जो elements हैं वो क्या है, वो quantities है कुछ जो हमें क्या बताएंगे,
विच डिस्क्राइब कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड भी बताएंगे एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने डिस्कस किया था, अर्थ जो है वो इस तरीके से, ठीक है, हमारे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है और ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ हमारे मैग्नेट का साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ऐसे आउटसाइड में कहीं पे भी ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से। तो इसका मतलब कुछ टर्म्स है, कुछ क्वांटिटीज हैं जो हमें किसी भी पॉइंट पे हमें कंप्लीट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। तो उन क्वांटिटीज को बेसिकली क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म या एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। हमें पता है कि हमारे जियोग्राफिक साउथ साइड में मैग्नेट का नॉर्थ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं साउथ की तरफ। तो ऐसे जाएंगे कर्व्ड शेप में, तो कर्व्ड शेप में जाएंगे तो इसका मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो उन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स यानी क्वांटिटीज बता दी, और वो क्वांटिटीज कितनी है, टोटल 3 है। और उन 3 में हमने जो क्लासिफाई किया है वो फर्स्ट टर्म्स जो होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। कौन सी होगी, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। ये बेसिक क्या होगा, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा, शॉर्ट में समझा रहा हूं। स्मॉलर एंगल होगा, इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जैसे हमने ये डिफाइन किया था कि जो एक्सिस होती है उस एक्सिस पे एक प्लेन हम पास कर दें, एक पेपर पास कर दें, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसका मतलब मैं इस टर्म को ऐसे समझ सकता हूँ, ये हमारी जियोग्राफिक एक्सिस थी जो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ है, और ये मैग्नेट के अकॉर्डिंग जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल को एग्जिस्ट करती है। यानी ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जियोग्राफिक। अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो ये जियोग्राफिक और ये मैग्नेटिक, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है बेसिकली 11.3 डिग्री। बट मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो इसका मतलब ज्यादा एंगल फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये जो थीटा होगा, एंगल जो होगा वो चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। तो उस प्लेस पे कितना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो हमें क्या बताएगा कि उस पॉइंट से, जैसे हम इंडिया में है यहाँ पे पोजीशन, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो नियरली जो थीटा होता है वो हमारे पास में 0.5 डिग्री के आसपास है, क्योंकि हम इक्वेटर के नजदीक है। लेकिन वही वैल्यू अगर हम इंग्लैंड के पास जाके देखेंगे तो वो ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब वहां पे थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर हम यहाँ पे कहीं पे कोई कंट्रीज है अमेरिका साइड में, वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों के बीच में अलग एंगल आएगा। कहीं पे चाइना की तरफ देखेंगे तो वहां पे थीटा जो होगा जियोग्राफिक डायरेक्शन और मैग्नेटिक, वहां पे कंपास नीडल रखेंगे और हमारी जो जियोग्राफिक अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखेंगे तो वहां पे एंगल जो आएगा दोनों के बीच में वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप ओब्लिक इंक्लिनेशन। दूसरा क्या बोलते हैं उसको, इंक्लिनेशन, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टर्म्स क्या होती है वो ध्यान से सुनेंगे। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं क्योंकि, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिप एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज, ये भी प्लेस टू प्लेस वेरी होगा थीटा की तरह, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की तरह। ध्यान रखेंगे डिक्लिनेशन है, ये डिप है, ओब्लिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी डेल्टा ही होता है, कंफ्यूजन नहीं होना। और ये इंपोर्टेंट है 3 टर्म्स। कहता है कि मैग्नेटिक डिप को किसी भी प्लेस पे डिफाइन करेंगे तो क्या कह रहा है, एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन में जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितना एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे ये कहें कि ये तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात कर रहे हैं और ये किस में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक में। ये थोड़ी टेक्निकल होगी, थोड़ा सा सिंपल समझते हैं। मैंने इस
मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को मैंने फ्रीली सस्पेंड किया। तो जब मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूं तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं अलाइन कर रहा है, ये ऐसे अलाइन कर रहा है। अगर देखा जाए तो ज्योग्राफिक की जो डायरेक्शन है वो ऐसे नॉर्थ होना चाहिए, जबकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में। यानी बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी ज्योग्राफिक नॉर्थ और जो हमारा मैग्नेटिक की डायरेक्शन होगी नॉर्थ की, वो दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं होती। तो वो उस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, वो अगर कंट्री टू कंट्री जाएंगे तो दोनों में अलग अलग वेरिएशन होगी। मान लेते हैं यहाँ पे किसी कंट्री पे होते तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ इधर दिखाता, मैग्नेटिक कंपास वहां पे ज्यादा एंगल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो हमारा मैग्नेट अलाइन करता है और जो ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या था, थीटा। अब आते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डिप पे। डिप का मतलब क्या है, बेसिकली जब मैं फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूं इस मैग्नेट को तो यहां पे, तो जब हम किसी मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ तो पॉइंट करता ही नहीं, तो वो जो डिफरेंस था वो तो थीटा था। लेकिन जब मैं इसको पॉइंट कर रहा हूं ऐसे, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी नहीं है, ये थोड़ा सा क्या होता है, टिल्टेड होता है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे बार मैग्नेट का एक जो एंड होगा वो थोड़ा सा डाउन होगा और एक कितना होगा, अप होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, यहाँ पे ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, क्योंकि जो भी मैग्नेट होगा वो किस प्लेन में काम करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर के टर्म्स में। तो जब मैंने इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन था। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये जो एंगल फॉर्मेशन करेगा ये कहलाएगा मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। यानी ये होना चाहिए था बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, वो थोड़ा बहुत नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से होता, लेकिन ये हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन से भी क्या कर रहा है, कुछ एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। जितना डिप है एक साइड में इंक्लिनेशन है, तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल फॉर्मेशन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप बोलते हैं या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट अगर मैं पॉइंट करूं तो थर्ड जो होता है एलिमेंट वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये तो नाम में ही सजेशन है, इसको एच से डिनोट करेंगे। नाम में है क्या है कि अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, यही सबसे टिपिकल पॉइंट है। यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर था ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग, और ये जो है मैग्नेटिक, जो हमारा मैग्नेट जो बिहेव करेगा वो किस प्लेन में करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही बिहेव करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही चेंज करता है सारी वैल्यूज। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक जो है वही हमारे लिए यूजफुल है। तो सारी टर्म्स जो डिफाइन होंगी वो किस प्लेन में होंगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में। इसको ध्यान से देखते हैं दोनों प्लेन को। अगर मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करके ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ, नेक्स्ट एक डायग्राम में देखते हैं इस चीज को। स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। मैंने उस ग्लोब में ये कहा था कि दो पार्ट में था, ज्योग्राफिक मेरिडियन है ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग, और ये हमारे मैग्नेट के अकॉर्डिंग था मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों प्लेन को इस पर रिप्रेजेंट किया। थोड़ा सा इस तरीके से देखें इसको टॉप व्यू में, तो ये वाला जो होगा वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, प्लेन है, और इसके साथ में ये कौन सा होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा मैग्नेटिक के टर्म्स में। ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता था, थीटा। जब मैं किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करता हूं तो वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे रहता है, वो इस प्लेन पे ऐसे नहीं रहता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हमारे अर्थ पे ऐसे कुछ ना कुछ टिल्टेड फॉर्म में रहता है। इसका मतलब ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये कुछ ना कुछ ऐसे टिल्टेड रहेगा ऐसे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो जो हमारा कंपास निडल होगा वो तो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा। क्या बताएगा, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो सरफेस है वो हमारे ग्राउंड के पैरेलल है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और ये जो होगा ये कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, दैट मींस मैग्नेटिक डिप। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में कंपास निडल को रखा तो वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में बिल्कुल ऐसे नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं रहेगा,
वो कुछ ऐसे टिल्टेड फॉर्म में रहेगा। तो ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप। और यहाँ पे ये दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ये मैग्नेटिक मेरिडियन में था। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पे हर पॉइंट पे देखा जाए तो हमारा, जब हम नॉर्थ से और साउथ डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, तो नॉर्थ से इधर से जो हमारी साउथ डायरेक्शन है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, उधर से मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं नॉर्थ की तरफ। तो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कर्व होगा, यहाँ से कर्व लाइन है। तो जब हम इक्वेटर पे पहुंचते हैं तो इक्वेटर पे हमारा मैग्नेट जो होता है बिल्कुल पैरेलल होता है किसके, सरफेस के। इसका मतलब वहां पे कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, ओनली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहा होता है नॉर्थ साइड डायरेक्शन में। तो बिल्कुल ग्राउंड के सरफेस के पैरेलल रहेगा। तो इसका मतलब वहां पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता इक्वेटर पे, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। लेकिन जैसे ये मैग्नेट जाएगा तो ये बार मैग्नेट जैसे ही इसके पास पहुंचेगा, तो यहाँ पे तो मैग्नेट है अर्थ का, अब वो बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा इस पोल को। तो ये वहां पे बिल्कुल वर्टिकली खड़ा होता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नेट के अकॉर्डिंग साउथ पोल है वो नियरली नॉर्थ कनाडा में है, और मैग्नेट के अकॉर्डिंग नॉर्थ हो नियरली ऑस्ट्रेलिया के आइसलैंड में है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा मैग्नेट बिल्कुल पोल पे पहुंच जाओगे तो एक साइड से अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, दूसरी साइड से ज्यादा हो जाएगी। तो वहां पे जाके हमारा मैग्नेट बिल्कुल वर्टिकली स्टैंड अप हो जाएगा। दैट मीन्स वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही नहीं, वो ग्राउंड के कैसे होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा। तो पोल के ऊपर वहां पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है, और अगर हम बीच में है, इक्वेटर पे है, तो वहां पे एंगल ऑफ डिप बिल्कुल मैग्नेट वहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा ग्राउंड के। दैट मीन्स डिप जो होगा वो 0 डिग्री, और जब पोल पे पहुंचेंगे तो डिप कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसको देख रहे हैं आप। तो इस कंपोनेंट को देखा तो मैं इसको रिजोल्व कर सकता हूँ। अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें पता थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू, रिजोल्व करेंगे बी को इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो बी कोस डेल्टा। वर्टिकल कंपोनेंट को देखेंगे तो इसमें एंगल नहीं है, कितना आएगा, बी साइन डेल्टा। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब आपको न्यूमेरिकल्स देंगे और वहां पे क्या दे देंगे, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना है, वर्टिकल इतना है। बताओ कि अर्थ की नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कर सकता हूँ, और दोनों का ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड भी करना है, स्क्वायर भी, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा कितना हो जाएगा, 1। तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। सो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यानी वही है, जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो वहां पे हम रिजल्टेंट इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं पे भी हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, जैसे दो वेक्टर 90 डिग्री एंगल पे एक्ट करें तो ये भी दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हो, जो सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट ए प्लेस एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर दिस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पे इक्वेशन वही है फर्स्ट और सेकंड, साइन अपॉन कोस मुझे डिवाइड करना है। इसका मतलब मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से रिजल्टेंट देखेंगे तो वर्टिकल सेकंड को पहले लिखना है, फर्स्ट को बाद में। तो यहाँ पे लिखेंगे तो बी साइन डेल्टा था अपॉन में बी कोस डेल्टा। तो बी से बी कैंसिल आउट, सेम था। तो यहाँ पे साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा, वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप होगा उसका टेंजेंट जो होगा वो कितना आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल। याद रखने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेसिकली क्या मान के चलते हैं, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, बेस। तो इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंट डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट एंड अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास में टर्म्स थी। कहीं पे भी ट्रू एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में ये रिजल्ट होगा। आगे कुछ नोट पॉइंट है वो भी देखते हैं इस चीज में। नोट पॉइंट में देखते हैं एट इक्वेटर। जैसे ही यहाँ पे अर्थ को मान लें हम, तो यहाँ पे मैं साउथ से और नॉर्थ की तरफ अगर जा रहा हूँ तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से स्टार्ट होते हैं ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग, और किधर जाती हैं, नॉर्थ की तरफ। यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ही निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है तो ये तो कर्ड होंगी।
जब ये इक्वेटर पे पहुंचती है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो वहां पे जो हमारे मैग्नेटिक कंपास नीडल होगी दैट विल बिकम्स पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। इसका मतलब वहां पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, ओनली कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एट इक्वेटर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट एंगल ऑफ डिप अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल 0 हो गया तो टेंजेंट डेल्टा 0, सो डेल्टा बिकम्स इक्वल टू 0 डिग्री। तो वहां पे एंगल ऑफ डिप जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब वहां पे कंपास निडल जो होगा वो हमारा ऐसे फ्रीली बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, तो इसका मतलब वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा हमारे ग्राउंड के। तो वहां पे एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगर मैं पोल्स की बात करूं तो एट पोल्स, तो पोल्स पे अगर बात करेंगे तो वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा, ओनली क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जैसे हम पोल पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपास निडल थी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम पोल के पास पहुंच जाएंगे, मान लेते साउथ पोल के पास ही पहुंचे, तो हमारे कंपास निडल के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और वहां पे बार मैग्नेट बिल्कुल कैसा होगा, वर्टिकली स्टैंड हो जाएगा। इसका मतलब वो हमारे ग्राउंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वहां पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, ग्राउंड के सरफेस वाला कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब वहां पे ओनली वर्टिकल कंपोनेंट होगा, पोल्स पे हॉरिजॉन्टल 0। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डिप देखें तो कितना होना चाहिए, v अपॉन में h। तो वर्टिकल तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल 0, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। टेंजेंट इन्फिनिटी कब होता है, व्हेन डेल्टा बिकम्स 90 डिग्री। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस से जो हमारा मैग्नेट होगा वो 90 डिग्री पे, दैट मींस परपेंडिकुलर होगा, कहां पे, पोल्स पे। दूसरा केस हम अगर यहाँ पे देखें कि हमें एक और नया प्लेन दे दिया कि ये तो प्लेन था मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, इसके साथ में कोई दूसरा प्लेन दे दिया, वो वाला नहीं, कोई दूसरा प्लेन दे दिया जो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। जब हम इस प्लेन में किसी मैग्नेट को रखेंगे तो वो कितना टिल्ट होगा, यानी ये जरूर नहीं कि ज्योग्राफिक और हॉरिजॉन्टल की बात करें, मैग्नेटिक मेरिडियन से, यानी कि अब की बार आपको ये दे दिया कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और इस मैग्नेटिक मेरिडियन से कोई दूसरा प्लेन है जो कितने एंगल पे है, थीटा पे। अगर मैं इसमें किसी बार मैग्नेट को टिल्ट करता हूं तो वो कितने डिप पे जाएगा, उसका वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था एच, एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल को रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, एच डैश इज इक्वल टू एच कोस थीटा। और वर्टिकल तो इस प्लेन का दोनों क्या थे, सेम थे। तो इसलिए कभी भी वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, ओनली क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा। तो यहाँ पे एच डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच कोस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू वी, जो ओरिजिनल था। सेम रिजल्ट में अगर प्रोवाइड करें तो टेंजेंट न्यू, पहले वाले में तो एंगल ऑफ डिप पता ही था मैग्नेटिक मेरिडियन में, दूसरे प्लेन में देख रहे हैं कि हम दूसरे प्लेन में जाएंगे तो वहां पे कितना होगा, तो वहां पे हमने मान लिया डेल्टा डैश था, तो कितना होना चाहिए, नया वर्टिकल कंपोनेंट, नया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आप नया एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट कर रहे हो तो वर्टिकल तो सेम रहना है, हॉरिजॉन्टल कितना होगा, एच कोस थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए तो v अपॉन एच तो क्या था, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप था। तो यहाँ पे टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू कितना होगा, टेंजेंट डेल्टा अपॉन में कोस थीटा, यहाँ पे टर्म्स होगी। तो कहीं पे भी किसी दूसरे प्लेन में आपसे पूछ लिया जाए एंगल ऑफ डिप जो मैग्नेटिक के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तो वहां पे उसके साथ एंगल और एक्चुअल हमें पता ही था, तो उसमें हमें नया जो अपरेंट एंगल ऑफ डिप होगा उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे इसकी बात करें तो ये अपरेंट है जो फील होगा, और ये क्या था, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप था, जो एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन में इतना होना चाहिए था अगर हम मेरिडियन चेंज नहीं करते, प्लेन चेंज नहीं करते। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक नोट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है। ये कह रहा है कि दो एंगल ऑफ डिप दे रखे हैं लेकिन इनमें से एक्चुअल कोई सा भी नहीं है। मैंने कहा कि दो हमने प्लेन माने जो एक दूसरे से कैसे हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। जब हमने यहाँ पे कंपास नीडल को इस प्लेन में रखा तो वो कितना था, एंगल ऑफ डिप डेल्टा 1, दूसरे में मैग्नेटिक मेरिडियन में कितना हुआ, डेल्टा 2, और दोनों प्लेन एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर।
तो कह रहा है कि अगर मैं एक्चुअल प्लेन में रखूं, एक्चुअली जो मेरिडियन था उसमें रखेंगे तो एंगल ऑफ डिप इतना होगा, इस इक्वेशन को प्रूव करो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा तीनों प्लेन में, वो एक्चुअल में मैंने h माना, दूसरे में h1 माना एंड h2, ये दोनों h1 h2 परपेंडिकुलर प्लेन्स में। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो अभी हमने डिस्कस किया था, सभी का क्या होता है, सेम एक्सिस में सेंटर में आता है। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो सभी का क्या होगा, सेम होगा, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, सभी का इक्वल। तो यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनको देखा जाए तो परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा, जब दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में होंगे तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू h1 स्क्वायर दोनों कंपोनेंट का, और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट की जगह इधर कर दिया। अब हमें एंगल ऑफ डिप की वैल्यू पता थी, एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू कितना होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। बट अब की बार इक्वेशन कैसी है, हॉरिजॉन्टल दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्टिकल अपॉन में एंगल ऑफ डिप टेंजेंट डेल्टा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन में टेंजेंट स्क्वायर एक्चुअल एंगल ऑफ डिप, क्योंकि एक्चुअल था रिजल्टेंट का। यहाँ पे बात करेंगे तो v1 का स्क्वायर, ये भी इक्वल था, अपॉन में फर्स्ट में कितना एंगल था, टेंजेंट डेल्टा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन में दूसरे प्लेन में एंगल ऑफ डिप कितना था, टेंजेंट डेल्टा 2 का स्क्वायर। वर्टिकल कंपोनेंट कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट। ये रेसिप्रोकल कर दें, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर डेल्टा 2। यहाँ पे ये वैल्यू होगी। तो ये हमें प्रूव करना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमें याद करना है। एक लास्ट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कैसे मेजर करें। तो उसके लिए हमारे पास में मैग्नेटिक मैग्नेटोमीटर होता है, और दूसरा डिफ्लेक्शन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता है, और दूसरा होता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। कौन कौन सा, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब लास्ट छोटा सा बचा, वो देखते हैं आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म जियोमैग्नेटिज्म का लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इंटरलिंक थी इसलिए ज्यादा बड़ी वीडियो बन गई। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है वो है वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस भी और टाइम टू टाइम भी। ग्लोबल वेरिएशन, ये जो वेरिएशन होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, वो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस होगा। जैसे हम इंग्लैंड का अगर एक एग्जांपल लें तो इंग्लैंड में 240 इयर्स में 240 साल में लगभग 3.5 डिग्री वहां पे थीटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू चेंज हो गई। ऐसे ही अगर अलग अलग प्लेस पे हम देखे जाए तो प्लेस टू प्लेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होता है, तो उन वेरिएशन को क्या नाम दिया जाता है, ग्लोबल वेरिएशन। जैसे ये हमारी अर्थ थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे, तो हम मैग्नेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो कई जगह पे क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम होगा। जैसे कहीं पे हम मान लें इंडिया में 0.5 डिग्री है, तो यहाँ पे साउथ के इसमें अफ्रीकन कंट्रीज में देखेंगे ग्लोब के ऊपर, तो जो मैग्नेटिक इक्वेटर था उसके नियर अबाउट जहां जहां पे भी थीटा की वैल्यू सेम होगी, उन कंट्रीज को मिला दें, उन लाइनों को मिलाएं, तो वो लाइनें क्या कहलाती हैं, आइसोगोनिक लाइंस। और जहां पे जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा, यानी मैग्नेटिक इक्वेटर की लाइन एग्जैक्टली, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे जितने भी कंट्री जो जो प्लेसेस आएंगे उन सभी को मिला दे, तो वो एक लाइन जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे, एगोनिक लाइंस। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लाइन इज कॉल्ड, तो हम क्या बोलेंगे, एगोनिक। और अगर सेम है तो आइसो, आइसो मतलब वैसे भी सेम होता है। अगर सेम मैग्नेटिक डिप हो तो, अगर डिप जहां पे मैग्नेट यहाँ पे मान लेते 0.5 डिग्री टिल्टेड था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई दूसरा प्लेस भी होगा ऐसे जहां पे भी 0.5 होगा, तीसरी जगह भी होगा, तो उन लाइनों को, उन पॉइंटों को मिला दे तो जो लाइन बनेगी उसको क्या बोलेंगे, आइसोक्लिनिक लाइन। और ऐसे को जहां पे एग्जैक्टली जीरो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे, तो मैग्नेटिक इक्वेटर वाला, उनको मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे, एक्लिनिक लाइंस। और जहां पे सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, यानी जो अर्थ सरफेस के पैरेलल वाले कंपोनेंट इक्वल होंगे, तो उस लाइन को क्या बोला जाएगा, आइसोडायनेमिक लाइंस। क्या बोलेंगे, आइसोडायनेमिक।
नेक्स्ट जो हमारा वेरिएशन था ग्लोबल है प्लेस टू प्लेस, दूसरा होता है टेम्परल वेरिएशन। टेम्परल वेरिएशन का मतलब होता है वेरिएशन विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग भी वेरिएशन होती जाती है। जैसे अभी हमने इंग्लैंड का एग्जांपल लिया था, 3.5 डिग्री एंगल जो था वो चेंज हो गया, किसमें, ज्योग्राफिक एक्सिस की डायरेक्शन और मैग्नेटिक एक्सिस की डायरेक्शन में। लगभग ये अंदाजा लिया जाता है कि 10⁵ ईयर्स में जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की जगह चला जाएगा, जो नॉर्थ होगा वो साउथ की जगह। इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएशन होती रहती है, उसी को हम बोलते हैं टेम्परल वेरिएशन। तो इसको बोला जाता है वेरिएशन विद टाइम। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास में न्यूट्रल पॉइंट्स। पहले भी डिस्कस किया था, न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। अब नेट किस किस की वजह से, अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रख दूं तो अपने आप तो कैंसिल आउट करेगा नहीं, तो किसके साथ होना चाहिए, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्वल और अपोजिट है तो वहां पे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट करेंगे तो उन पॉइंट को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट है जिसको मैंने इस तरीके से प्लेस किया है, यानी हमारा जो ज्योग्राफी का साउथ है उसकी तरफ तो मैग्नेट का भी साउथ पोल है, और ज्योग्राफी का नॉर्थ है उधर ही ऐसे ही प्लेस किया, जैसे जिधर ज्योग्राफी का नॉर्थ है उधर ही मैंने मैग्नेट का नॉर्थ रखा। तो न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, तो अर्थ के अकॉर्डिंग देखें, मैग्नेट के अकॉर्डिंग, तो जिधर ज्योग्राफी का साउथ होता है उधर मैग्नेट का नॉर्थ होता है। इसका मतलब हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ब्लू लाइंस होंगी, और इस बार मैग्नेट की क्या होंगी, नॉर्थ से और साउथ डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कहाँ पे कर सकते हैं, ये इस पॉइंट पे इक्वेटोरियल पे देखें तो नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ पे देखें तो अर्थ ऊपर की तरफ। तो जहां पे एक डिस्टेंस पे इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे आप ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं ले सकते, उसकी वजह से इसकी वीक हो जाएंगे, अर्थ की स्ट्रॉन्ग होगी, और इसके ज्यादा क्लोज रहेंगे तो इसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अर्थ की वीक होंगी, तो कैंसिल आउट होना मुश्किल है। तो वहां पे कुछ पॉइंट्स होगा, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, हमने ये डिस्टेंस मान ली कितनी है, d डिस्टेंस है, तो इस d डिस्टेंस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे दो पॉइंट मिलेंगे ग्रीन कलर से, जहां पे आपको जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यानी न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे। तो और वो कहाँ पे होंगे, इक्वेटोरियल पे। अगर आपने मैग्नेट को इस तरीके से अलाइन किया, इक्वेटोरियल पे था, तो इक्वेटोरियल पे बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितने होते हैं, μ0/4π m/d3, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। अगर मैं इस बार मैग्नेट को चेंज कर देता हूं, अब जिधर ज्योग्राफी का नॉर्थ था उधर हमारे बार मैग्नेट का साउथ पोल है, और जिधर ज्योग्राफी का साउथ पोल था उधर बार मैग्नेट का नॉर्थ है। तो अब की बार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अब की बार जो होंगी नॉर्थ से किधर जाएंगे, साउथ की डायरेक्शन। जब ये यहाँ से स्टार्ट होंगी ऐसे, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो अब की बार जो हमें न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, एक्सिस पे, यानी एक्सियल लाइन के ऊपर। इसलिए हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। तो ये अगर इक्वल होंगी तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से तभी कैंसिल आउट होंगी। तो एक्सियल का हमें फॉर्मूला पता था, μ0/4π 2m/d3 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था हमारे पास में जियोमैग्नेटिज्म का। थोड़े से इसमें ज्यादा टॉपिक थे और इंटरलिंक थे, इसलिए एक ही वीडियो बनाना ज्यादा सफिशिएंट था, अदरवाइज आपको समझ में कम आता। तो इसको होपफुली एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, देखेंगे इसमें टर्म्स को, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें और लॉन्ग क्वेश्चन एलिमेंट्स के हैं, बेसिकली जो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म था। रिवाइज करेंगे थोरोली, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। थैंक यू।